देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इस न्यूज बुलेटिन में आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले भारत चीन टकराव से जुड़ी खबरें। 2 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने चीन को कैसे सुनाई खरी खरी, राजनाथ सिंह के दौरे पर बौखलाए पाकिस्तान की क्या है कायराना करतूत, और बातचीत के बीच चीन कर रहा है कौन सी चालबाजी। सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव। 2 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पाकिस्तान से सटे LOC के आसपास के इलाकों के सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री अमरनाथ मंदिर भी जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। कुछ दिन के बाद ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस दौरान आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। LAC पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चीन को कड़ी चेतावनी दी। लद्दाख में रक्षा मंत्री ने कहा, देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत 1 इंच भी जमीन नहीं छीन सकती। रक्षा मंत्री ने कहा कि LAC पर विवाद हल होना चाहिए, बातचीत का दौर जारी है। बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों को भरोसा दिया कि देश की जनता और देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत का नेतृत्व सशक्त है। देश को नरेंद्र मोदी जैसा PM मिला है जो फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह के स्टकना में जवानों के अभ्यास और उनके हथियार का मुआयना किया। उन्होंने सेना के खास पीका राइफल को अपने हाथों में लेकर देखा। पीका रूस से मिला राइफल है। टॉप अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को इस खास राइफल की खासियत के बारे में बताया। रक्षा मंत्री ने राइफल को कंधे पर तान कर देखा कि ये कैसे चलता है। पैरा कमांडो के प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना की T-90 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की ऑपरेशनल तैयारियां दिखाई गयी। इसके बाद रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों के साथ टैंक के सामने तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान कई जवान टैंक पर सीना चौड़ा कर खड़े दिखे। रक्षा मंत्री के दौरे से जवानों में जोश दिखा। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में ही भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री के सामने दुश्मन पर अचूक वार करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत दिखाई। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ ही लेह के स्टकना में भारतीय सेना के शूरवीर जवानों और टैंक्स ने भी हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह के LOC दौरे से पाकिस्तान बौखला गया है। कल शाम जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में उसने सीजफायर का उल्लंघन किया और सीमा से सटे गांव में भारी गोलीबारी की। इस घटना में 3 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान की इस करतूत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लद्दाख में जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत के साथ बातचीत के दौरान भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ है कि चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर होटन एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नए जखीरे को तैनात किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट रेस्फा की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार यहां फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अलावा अर्ली वार्निंग एक्वास एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की गई है। चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 1.5 किलोमीटर पीछे चली गई है। हालांकि PP-15 पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां दोनों तरफ की सेनाएं 10 से 8 किलोमीटर पीछे हट गई हैं, जबकि PP-17 पर आंशिक रूप से डिसएंगेजमेंट हुई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में अभी भी 600 से 800 मीटर की दूरी पर दोनों देशों के करीब 40 से 50 सैनिक डटे हैं। UN में PM मोदी ने दिया दुनिया को क्या पैगाम? राहुल गांधी को किसने समझाई भारत की विदेश नीति? अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज क्या होगा? सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों को कोर्ट ने कब तक दी है राहत? गैंगस्टर विकास दुबे का बिहार कनेक्शन क्या है? देश की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करते हुए ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में बदलाव की जरूरत का सवाल उठाया। PM मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास हमारा उद्देश्य है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राहुल गांधी के उस बयान पर करारा पलटवार किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। विदेश मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बेहद मजबूत और उच्च स्तर पर है। प्रमुख देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं और दुनिया में हमारा कद बढ़ा है।
मौजूदा वक्त में हम चीन के साथ बराबरी के साथ पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान ने तीसरी बार काउंसलर एक्सेस दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत अगर बिना सिक्योरिटी के जाधव से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान ने मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारियों को जाधव से खुलकर बात नहीं करने दी थी। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस नेता महेश जोशी ने एसओजी में गजेंद्र सिंह शेखावत, संजय जैन और भंवर लाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। एसओजी ने संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बीजेपी ने पार्टी नेताओं को बदनाम करने के आरोप में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ समेत कई अन्य के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सचिन पायलट और उनके साथ ही अन्य 18 बागी विधायकों पर मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। गुरुवार को पायलट खेमे की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं गहलोत सरकार की पैरवी अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें राम मंदिर के भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के शामिल होने के बारे में कुछ स्पष्ट निर्णय सामने आ सकता है। इससे पहले कल शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बैठक के दौरान अयोध्या धाम के विकास के लिए कराए जाने वाले कार्यों का प्रेजेंटेशन देखा। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का बिहार कनेक्शन सामने आया। वो बिहार से ही अवैध असलहे मंगाता था। विकास दुबे मामले में बनी एसआईटी उसकी काली कमाई और पुलिस गठजोड़ समेत कुल 9 बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं विकास के साथ ही जय वाजपेयी की 9 संपत्तियों की जांच आयकर विभाग कर रहा है। इस बीच बिकरू कांड के दौरान रास्ते में जेसीबी खड़ी करके पुलिस का रास्ता रोकने वाले ड्राइवर राहुल पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और रसूखदार लोगों की प्राइवेट पार्टी में अश्लील डांस कराने, शराब पिलाने को मजबूर करने का आरोपी प्यारे मियां को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इस दौरान उसकी 46 संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस जांच कर रही है। विदेशों में भी प्यारे मियां की संपत्ति होने का पता चला है, जिसकी उससे पूछताछ की जाएगी। लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के सामने अमेठी की रहने वाली मां बेटी ने आत्मदाह की कोशिश की। दोनों बुरी तरह से झुलस गई और मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनका अपने पड़ोसी अर्जुन साहू से नाली को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस के रवैये से परेशान होकर ये लखनऊ में उच्चाधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगाने आई थी। और अब बात करते हैं कोरोना की लगातार तेज होती रफ्तार की। देश और विदेश में कोरोना के कितने केस हुए, देश में मौत का आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है, कोरोना संकट से निपटने के अभियान को भारत में कैसे जन आंदोलन बनाया गया, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी क्या है गुड न्यूज। कोरोना से जुड़ी अहम खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 75वें साल में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए कोरोना संकट पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के अभियान को भारत में जन आंदोलन बना दिया गया। भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सार्क कोविड फंड बनाया। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट भी बेहतर है। Ensure one of the best recovery rates in the world. एलएसी पर मुंह की खाने वाले चीन ने अब कोरोना वायरस को ढाल बना लिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले और मौतें दर्ज हो सकती हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत सरकार कोरोना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर तनाव को बढ़ा सकती है। ये वही चीन है जिसने खुद दुनिया को कोरोना के खतरे को लेकर गुमराह किया और सच्चाई छिपाई। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 26,000 को क्रॉस कर गया है। पिछले 24 घंटे में 676 मरीजों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 34,820 नए मामले सामने आए। इस तरह से देश में कुल 10,40,457 मामले हो गए हैं, जिसमें 3,59,701 एक्टिव केस हैं। राहत की बात है 6,54,078 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में तमिलनाडु में 4,538 नए मामले सामने आए। इस तरह से तमिलनाडु में अब कुल 1,60,907 संक्रमित हो गए हैं। एक दिन में 79 मौतें हुई हैं। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा 2,315 पर पहुंच गया है। वहीं कर्नाटक में एक दिन में 3,693 केस मिले हैं।
इस तरह कर्नाटक में अब कुल 55,115 पॉजिटिव केस हैं। कर्नाटक में 1,152 मौत हो चुकी है। वहीं तेलंगाना में कुल 42,496 केस हो गए हैं। गुजरात में भी संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 949 केस मिले हैं। इस तरह से अब गुजरात में कुल 46,516 पॉजिटिव हो गए हैं। एक दिन में यहां पर 17 मौतें हुई हैं। इस तरह से अब गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 2,107 पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1,722 मरीज मिले हैं। इस तरह से कुल आंकड़ा 45,163 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 38 मौतें हुई हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में 1,084 मौतें हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 1,894 नए केस सामने आए। अब बंगाल में कुल 38,011 केस हो गए हैं। 24 घंटे में 26 मौतें हुई हैं। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा 1,049 पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद पर अस्थायी प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वहीं राजस्थान में कुल 27,789 कोविड केस हो गए हैं। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। इन सब के बीच नियम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। बेगूसराय में पुलिस ने बेवजह बाहर निकले लोगों की न केवल जमकर पिटाई की, बल्कि बीच सड़क पर उठक बैठक भी कराई। बेगूसराय में इस समय 1,066 केस हैं, जबकि पूरे बिहार में कोरोना के कुल 23,300 मामले हैं। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में कोरोना रोकथाम के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रायल 3 लोगों पर किया गया। वैक्सीन की डोज देने के बाद तीनों को 3 घंटे तक ऑब्जर्व किया गया। सभी स्वस्थ हैं। उन्हें 14 दिन बाद फिर से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक कंपनी के सहयोग से वैक्सीन ट्रायल हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया कि कोरोना के चलते विभिन्न बोर्डों के 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक तौर पर रद्द करने की वजह से इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रवेश मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया है। आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस में पास होने के अलावा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने होते थे, या फिर पात्रता परीक्षा में शीर्ष 20 परसेंटाइल में स्थान बनाना होता था। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ बारिश के कहर की। बाढ़ और बारिश ने कहां पर तबाही मचाई? कोसी, गंडक और बागमती की मार से क्यों बिहार कराह रहा है? लैंडस्लाइड से कहां पर फैल गई दहशत? पानी की तबाही की सबसे बड़ी खबरों के लिए अब आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 बाढ़ बारिश। जम्मू कश्मीर की गांदरबल में लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया। चंद सेकंड में देखते ही देखते सब कुछ जमींदोज हो गया। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इससे पास बने कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि उस समय कोई आदमी इस इलाके में मौजूद नहीं था। बेनीबाग कंगन में हुई इस लैंडस्लाइड के जद में 4 मकान, 16 दुकानें और कई गाड़ियां आ गई। नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल से निकलने वाली तमाम नदियां उफान पर है। रक्सौल के सीमावर्ती इलाके अरेराज और संग्रामपुर प्रखंड में गंडक कहर बरपा रही है। जिधर देखो पानी ही पानी। स्कूल की बिल्डिंग डूब गई है, घर के अंदर पानी, लिहाजा लोग बांध पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। यहाँ बाढ़ में डूबने से अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत से बेटी रोटी का रिश्ता भूला नेपाल अब बाढ़ के लिए भी कसूरवार ठहराने लगा है। नेपाल के गृह मंत्री अब वहां के बाढ़ के लिए भी भारत को दोषी बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने अपनी सीमा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है, जिसके चलते नेपाल डूब रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। नेपाल से छोड़े गए पानी से बिहार, यूपी के कई जिलों में जानमाल का भारी नुकसान होता है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऊपरी पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। गुवाहाटी के आसपास के ज्यादातर गांव पानी में डूब गए हैं। कोरोना की मार के बीच बाढ़ ने यहां के लोगों को दोहरी मुसीबत में डाल दिया है। ये लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। असम के 28 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है, जिसमें 71 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में हो रही भारी बारिश से दरभंगा में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। केवटी प्रखंड में पानी रोकने के लिए बना तटबंध 2 जगह से टूट गया है और उसमें कई जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। पानी रिसने से तटबंध के आसपास बने घरों में पानी भर गया है। वहीं अररिया की मदनपुर पंचायत का शिव मंदिर भी पानी में डूब गया है। बागमती नदी दरभंगा के कई प्रखंडों में तबाही मचा रही है। कल गोपालपुर में नदी पर बना सुरक्षा बांध टूट गया। इसकी वजह से बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया। लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। सैलाब की इस कहर को देखकर इलाके के लोग डरे सहमे हैं। उनके पास खाने पीने और रहने की समस्या खड़ी हो गई है।
बिहार में बाढ़ से टूटे तटबंधों को फिर से बनाने का काम शुरू हो गया है, जिससे नदियों के जलस्तर को दूसरे इलाकों में घुसने से रोका जा सके। तस्वीर शिवहर के पिपराही की है, जहां 12 जुलाई को बाढ़ में सुरक्षात्मक बांध बह गया था। प्रशासन ने 36 घंटे के भीतर 36 मीटर बांध की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। मरम्मत हो जाने से शहर में नदी का पानी नहीं घुस पाएगा। बारिश के बाद डूबे पाकिस्तान के कराची शहर को देखकर आप सिहर जाएंगे। यहाँ सड़कों पर 6-6 फीट तक पानी भर गया है। पानी की तेज धार में कार और बसें भी बहती नजर आई। कई स्थानों पर लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच ही गाड़ियां चलाते नजर आए। चीन में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए सेना के 29,000 जवानों को लगाया गया है। अब तक 5,43,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। चीन में 87 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के पार पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आखिर कोरोना के केस कितने हो गए हैं, मुंबई में कितनी मौतें हुई हैं, ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन पर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, कोरोना पर लड़ रहे डॉक्टर्स से बदसलूकी आखिर क्यों की गई है, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं। मुंबई से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 मुंबई में। महाराष्ट्र में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 8,308 मामले मिले हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में 2,92,589 संक्रमित हो गए हैं। 24 घंटे में 258 मौतें हुई हैं। इस तरह से अभी राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 11,452 पर पहुंच गया है। 1,60,357 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 99,164 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,214 नए केस सामने आए, जबकि 62 मौतें हुई हैं। इस तरह से मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा 5,585 पर पहुंच गया है। राहत की बात है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 69,340 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन को नानावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या और आराध्या को हल्के बुखार के बाद अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। बता दें कि ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना का हल्का लक्षण पाया गया था, जिसके चलते दोनों को घर में ही होम क्वारंटीन किया गया था। मुंबई में शिवसेना नेता नितिन नंदगावरकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक LH हीरानंदानी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर और CEO के साथ बदतमीजी कर रहा है। Doctor is a god. We are treating like a god. If you are doctor now, because of doctor you are here. Otherwise I slap you. नितिन नंदगावरकर अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवजह मरीजों पर चार्ज लगा रहे हैं। मुंबई से सटे नासिक से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नशे में कोरोना योद्धा कुछ लोगों के साथ एक अश्लील डांस कर रहा है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के समय वो ये मौज मस्ती कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जांच का हवाला देते हुए प्रशासन ने वीडियो को 1 महीने पुराना बताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने की जरूरत से इनकार किया। अनिल देशमुख के मुताबिक मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये इंक्वायरी सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत कई सेलेब्स इस मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर चुके हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस नहीं हो रहा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार अपने ही अंतर विरोधों के कारण गिर जाएगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार को अस्थिर करने की इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल की रात को हुई 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या के मामले की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हत्या के वक्त मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायिक जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि इस मामले का अदालत पहले ही स्वतः संज्ञान ले चुकी है। याचिकाओं को एक-एक करके बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआती टीमों में से एक रही डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से लीग से बर्खास्त करने के एवज में बीसीसीआई को 4,800 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया गया है। बंबई हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का फैसला डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्स के पक्ष में सुनाया। मामला 2012 का है, जब बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध खत्म कर दिया था। बोर्ड इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है? दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी को लेकर क्यों सियासत गर्मा गई है एक बार फिर से? इधर गौतम बुद्ध नगर में क्यों दो गुटों के बीच हो गई मारपीट? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली एनसीआर में आप देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,20,107 मामले हो गए हैं। इसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 17,235 है, जबकि 99,301 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राजधानी बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,462 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 26 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में बिजली और पानी मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मुफ्त बिजली और पानी के बहाने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा, चुनाव से पहले मुफ्त बिजली और पानी, चुनाव के बाद तुगलक की मनमानी। साथ ही गंभीर ने लिखा #केजरीवाल का बिजली घोटाला भी लिखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी लैब और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति देने की प्रक्रिया के लिए आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के 1 महीने का समय दिए जाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने निजी लैब और अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है। साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में थाईलैंड के 34 नागरिकों को रिहा कर दिया। इन विदेशी नागरिकों को निजामुद्दीन मरकज में अवैध तौर पर आयोजित तबलीगी जमात में शामिल होने, वीजा नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने प्रत्येक विदेशी नागरिक को 6-6 हजार रुपए जुर्माना भरने के आधार पर रिहा किया है। अदालत ने नागरिकों की ओर से दायर समझौता याचिका के आधार पर रिहा किया। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में गौतम बुद्ध नगर में 78 नए मरीज सामने आए। इस तरह से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के अब 3,940 मरीज हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में 24 घंटे में 137 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। अब गाजियाबाद में कुल 3,902 मरीज हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम में 133 केस मिलने के साथ ही आंकड़ा 7,483 पर पहुंच गया, जबकि फरीदाबाद में 160 केस मिलने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 6,211 पर पहुंच गया। जेएनयू छात्र शर्जील इमाम को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस असम गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम यूएपीए एक्ट के तहत शर्जील इमाम को गिरफ्तार करेगी। शर्जील इमाम पर दिल्ली दंगों में फंडिंग करने और साजिश का आरोप है। वो असम की जेल में बंद है। पुलिस शर्जील इमाम को प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए दिल्ली लाएगी। शर्जील इमाम पर 16 जनवरी को सीएए और एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। खुद को अमित शाह का निजी सचिव बताने वाले शख्स अभिषेक द्विवेदी को दिल्ली पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपी अभिषेक अपने आप को गृह मंत्री अमित शाह का पर्सनल सेक्रेटरी बताकर कई विभागों में फोन करके अधिकारियों के ट्रांसफर रुकवाने का आग्रह करता था। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर के एक आरटीओ का ट्रांसफर रुकवाने के लिए शातिर अभिषेक ने परिवहन मंत्रालय में फोन किया था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मौके से काफी मात्रा में अवैध शराब, एक होंडा सिटी कार और तमंचा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। गौतम बुद्ध नगर में कूड़ा फेंकने के विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ित पक्ष पर हमला बोल दिया। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं देश के अन्य राज्यों की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 राज्य में आप देखिए। मथुरा में नगर निगम की बैठक में जमकर बवाल हुआ। मीटिंग के बीच बीजेपी पार्षद दीपिका रानी सिंह ने अपने वार्ड में काम नहीं होने का आरोप लगाकर आयुक्त रविंद्र कुमार मानदंड पर चप्पल चला दी। इस दौरान बीच बचाव के लिए नगर आयुक्त का पीए सामने आया। दीपिका रानी ने पीए की भी चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में व्यापारी पर गोली चलाने वाले बदमाशों का पुलिस ने 20 सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने बदमाशों की न सिर्फ परेड करवाई बल्कि सरेआम पिटाई भी की। फिरौती वसूलने वाले इन बदमाशों के खौफ को खत्म करने के लिए पुलिस ने सरेआम इनकी लाठियों से पिटाई की। मध्य प्रदेश के गुना में भीड़ ने चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया। कीटनाशक दवाई की दुकान से चोरी करते हुए युवक पकड़ा गया था, जिसके बाद लोग युवक पर टूट पड़े। जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। राजस्थान के अलवर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ना तो उन्हें कानून का कोई खौफ है और ना ही पुलिस का डर। विजयपुर में रेत की ट्रॉली छुड़ाने के लिए माफियाओं ने दिन दहाड़े पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया।
रेत माफियाओं ने बीच सड़क पर सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और रेत की ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बीच मेरठ में पुलिस बदमाशों के बीच अलग अलग जगह पर 3 मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 बदमाश घायल हो गए। पहली मुठभेड़ मेरठ के सदर थाना क्षेत्र में हुई, यहां पर एक बदमाश घायल हुआ। दूसरी मुठभेड़ रेलवे रोड पर चेकिंग के दौरान हुई, यहां पर 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि तीसरी मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों मुठभेड़ में घायल सभी बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं। फिल्म गदर एक प्रेम कहानी के तारस सिंह और सकीना को तो आपने देखा होगा। अब उससे मिलती जुलती एक कहानी उस्मानाबाद से सामने आई है। यहाँ पर रहने वाले जिशान सिद्दीकी को पाकिस्तान की सकीना से सोशल मीडिया पर प्यार हो गया। लॉकडाउन की परवाह किए बिना जिशान गुजरात के कच्छ पहुंच गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ जवानों ने उसे पकड़ लिया। राजस्थान की सिरोही में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। पिकअप और ऑटो में जोरदार टक्कर होने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारियों की टीम पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के श्रावस्तियों में टिड्डियों के आतंक से किसानों की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने पूरी फसल को तहस नहस कर दिया है। किसानों ने थाली और डिब्बे बजाकर टिड्डियों को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। हालांकि कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।